अब दो टफ सवाल पूछ लेता हूं जिसमें मिरर मूव कर रहा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जैसे काइनेमेटिक्स में एक साइड को प्लस बोलते थे, एक साइड को माइनस बोलते थे, बिल्कुल वैसे करेंगे, बड़े आराम से काम बन जाएगा। जब मिरर मूव कर रहा होगा इस तरह का सवाल जेईई मेन में पूछे, इस बात के चांसेस थोड़े से कम है। एडवांस में तो ऑफ कोर्स पूछेंगे, है ना। तीसरा सवाल, आपके पास सिचुएशन ऐसी, मिरर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों यहां गई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इस तरफ और ये वेलोसिटी है लेट से 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस है बेटा आपके पास 30, ऑब्वियसली सेंटीमीटर। मिरर जो है वो इस तरफ भाग रहा है और मिरर की जो वेलोसिटी है वो है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। सवाल आप जानते हो, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब ये बोला है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये तो कहानी की इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में निकालो, तो ऑफ कोर्स किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। हम जानते हैं कि बेटा जब भी मिरर इस तरह से मूव कर रहा हो तो हम किस किस तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं। पहली बात, इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है यू, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -30, फोकल लेंथ बड़ा -20। इमेज कहां बनेगी अभी पता करते हैं, 1/v प्लस 1/u, u है बेटा -30 इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ बेटा -20। मेरे पास आ गया 1/v इज 1/30 माइनस 1/20 बड़ा 60 तो आ गया ये, दिस इज 2 - 3, v की वैल्यू आ गई -60। इमेज जो होगी बेटा वो यहां कहीं बनेगी -60। सर इमेज की वेलोसिटी कितनी है, बिल्कुल निकालेंगे। मेरे पास फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू -v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सर ये वाला फॉर्मूला हमने पहले वाले सवाल में यूज नहीं किया, और मिरर मूव नहीं कर रहा था तो हमने यहां 0 दिया था, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज पटकनी है, कितना चिल मामला है। वेलोसिटी ऑफ इमेज अरे भाई निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर की वेलोसिटी है इस तरफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इस तरफ प्लस वाली साइड में, तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू -v²/u²। v है बेटा -60, u है बेटा कितना -30, तो बेटा ये 1/4 आ जाएगा। सीधा लिख दूं ना, -60 अपन -30 का स्क्वायर बेटा 1/4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है पॉजिटिव साइड के अंदर 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर भी इसी तरफ है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे पास आ गई है 1, फिर 2 में से 1 गया 1, दैट इज 3/4 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये 3/4 मिलीमीटर पर सेकेंड है किस तरफ, पॉजिटिव साइड के अंदर। पॉजिटिव मतलब इस तरफ, दैट इज 3/4 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर है। सर ऑब्जेक्ट और इमेज तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, मिरर के रेस्पेक्ट में दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन मूव नहीं कर रहे हैं। मिरर के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो मिरर की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो तो पता लगेगा कि इसकी वेलोसिटी तो अब भी इस तरफ है लेकिन इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। तो ये मत सोचना कि मिरर के रेस्पेक्ट में भी दोनों के डायरेक्शन सेम है बेटा, मिरर के रेस्पेक्ट में तो इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अभी भी अपोजिट है। लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए बताया कि हो सकता है कि बच्चा सोचे कि सर आपने तो कहा था कि ऑब्जेक्ट यूं आएगी तो इमेज यूं जाएगी। सर इस बार ऐसा कैसे, इस बार बेटा मिरर भी तो मूव कर रहा है
हाँ, मिरर के रेस्पेक्ट में अभी अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो आप देख लेना, नोटिस कर लेना कि मिरर के रेस्पेक्ट में तो अब भी दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट ही आएगी, पक्की बात है। ठीक है, कर लिया। चलो बच्चों, एक और पूछ लेता हूं यार ना, इससे बड़ा मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाए कि मेरे बच्चे कर पा रहे हैं। मैं ये खुद ही करना है यार, मैं तो बड़ा अच्छे आंसर निकाल दूंगा, तुम जल्दी से कर लो इसको। जी बेटा, मेरे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। बेटा यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां से 10 सेंटीमीटर दूर पड़ा है। ठीक है, मिरर की वेलोसिटी है इस तरफ, एक मिलीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इस तरफ, सवाल आप जानते ही हो, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। वही सवाल बेटा जो हम बार बार करते आ रहे हैं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। आराम से इत्मीनान से कीजिए। अभी करते हैं बेटा, इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आएंगी यू, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। आप लोगों ने जैसे ही बेटा यू को -10 रखा, फोकल लेंथ बेटा आपके पास कितनी आएगी, +10 आएगी। इमेज बेटा आप लोग निकाल ली होगी, +5 पे आएगी। बेटा कहां पर आएगी, +5 निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले काम इमेज, इमेज मेरे प्यारे बच्चों यहां कहीं आएगी, +5 तो इसी तरफ होगा। इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, फॉर्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज माइनस ऑफ v² अपॉन u² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज, अरे भाई ये तो निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की वेलोसिटी है इस तरफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इस तरफ तो नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मिरर की जो वेलोसिटी है बेटा वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड नहीं है, -1 मिलीमीटर पर सेकेंड थी। दैट इज इक्वल्स टू -v² अपॉन u²। v है बेटा +5, u है बेटा -10, दोनों को स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो बेटा 1/4 आ जाए। अरे माइनस भी तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा वाले, इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +2 मिलीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, -1 मिलीमीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बन गया बेटा का। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू कितना, 3/4 -3/4 -1 बड़ा, दैट इज -7/4 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये माइनस है, इस बात का अर्थ है कि वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में नहीं बल्कि नेगेटिव साइड। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 7/4 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, आई होप बेटा बात तो समझ में आई गई होगी। आगे चलिए, चलिए बेटा हमने काफी सारे काम निपटा दिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे चलो बेटा। नेक्स्ट ये हम केस वो डिस्कस कर रहे थे जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हो। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगी तो क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सेकंड केस बड़ा, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तुम पूरा लिखना, इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या होता है। सुनिए, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लीजिए कि बेटा यहां कहीं ये कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो y कोऑर्डिनेट है, लेट से ये YO है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से मेरे प्यारे बच्चों लेट से कोई रे निकली बेटा, ऐसे पोल पे टकराई इस तरीके से, रिफ्लेक्शन हुआ इस रे का,
और रिफ्लेक्शन होने के बाद लेट्स से रे जो है वो यूं आ गई, ऐसे ऐसे आ गई। और मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, सॉरी, इंसिडेंट रे पर अगर ऑब्जेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे पर आपकी इमेज होगी। लेट्स से आपकी जो इमेज है वो यहां गई, और इमेज का जो y कोऑर्डिनेट है, लेट्स से मेरे प्यारे वाले बाल को, इट इज y i। y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट और y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज को हमें बड़े आराम से रिलेट करना आता है। हम जानते हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट, सॉरी बेटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन विच इज माइनस v बाई यू, या फिर बेटा एक फॉर्मूला अपन ने और याद कर रखा था, f अपॉन f माइनस यू कर रखा था ना अपन ने याद। मैं लिख सकता हूं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज m टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v बाई यू टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर f अपॉन f माइनस यू टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अपना y कोऑर्डिनेट बढ़ा रही है। कैसे? उसके पास कोई वेलोसिटी है u, और ये सारी वेलोसिटी कैसे है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होती है, वो वाली कहानी तो हम खत्म कर चुके ना, फिनिश कर चुके, वो तो हम देख चुके सारे के सारे। इस तरह से ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो इमेज का y कोऑर्डिनेट भी तो बढ़ेगा ही, है कि नहीं? क्योंकि अगर मान लो चलते 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 ऑब्जेक्ट अगर यहां पहुंच गई तो रे बेटा यूं आएगी और यूं जाएगी, तो ऑफकोर्स इमेज का y कोऑर्डिनेट भी तो बढ़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मैं कर सकता हूं dy बाई dt इज इक्वल्स टू m लिख दो माइनस v बाई यू लिख दो, या फिर f अपॉन f माइनस यू लिख दो, एक ही बात है। आपका v कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, चेक कर लो। ऑब्जेक्ट के इस तरफ मूव करने से ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका जो u है वो कांस्टेंट है, और अगर u कांस्टेंट है तो ऑफकोर्स इमेज का x कोऑर्डिनेट भी तो कांस्टेंट है। u भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो ऑफकोर्स आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कांस्टेंट है। तो चाहे आपकी ये वाली टर्म हो, चाहे आपकी ये वाली टर्म हो, चाहे आपकी ये वाली टर्म हो, तो ये तो सारे सारे कांस्टेंट है, इन सबको तो बाहर निकाल लो। तो आप कह सकते हो कि n को तो मैंने बाहर निकाल लिया, और y-o का डिफरेंशियल मेरे पास हो गया है dy-o बाई dt। इस तरह से अगर लिखो तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस v बाई यू तो बाहर आ गया, क्योंकि v भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, टाइम्स dy-o बाई dt। f कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि f अपॉन f माइनस यू टाइम्स dy-o बाई dt। अब फॉर्मूला लिखने का टाइम आ गया। dy बाई dt क्या है? ये है इमेज के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। तो ये तो मेरे पास एक तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई है, इज इक्वल्स टू m टाइम्स dy-o बाई dt क्या है? ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सी वाली? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। लो बेटा, कितना प्यारा सा फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही थी तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर था, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस वी बाई यू है, याद रखना। या फिर ये वाला फॉर्मूला पसंद नहीं हो तो ये लगा देना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूले आ गए। मेरा स्ट्रेस फॉर्मूले पर कम रहा है और इस पूरी की पूरी सिचुएशन को समझाने में और इसके डेरिवेशन मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहा है। मैं कारण भी आपको धीरे धीरे बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी तक तुम ये सोचो कि कोई भी फॉर्मूला बेस अगर सवाल आएगा तो अगर ऑब्जेक्ट या तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही होगी या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही होगी तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही होगी तो माइनस वी बाई यू आएगा। दैट्स इट। हमारा सारा का सारा जो काम है बड़े आराम से बन जाएगा ना मेरे बच्चे, ठीक है। तो चलिए इस बात पे आपसे सवाल पूछता हूं और डेरिवेशन किस तरह से यूजफुल रही है वो हम आगे जाके देखेंगे। चिंता मत कीजिए, सब देखेंगे।
चलिए बेटा, एक सवाल पूछो। सवाल बेटा इस तरह से, मेरे पास ये कोई कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा लेट से 20 सेंटीमीटर, यहां कहीं बड़ा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से 5 सेंटीमीटर दूर है और ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी ऐसे है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अभी निकालते बड़ा, अभी निकालते हैं। ये जो भी वेलोसिटी है बड़ा, ये ऐसे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल निकालते हैं। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे इस तरह से, ये वाली साइड प्लस, बड़े वाली साइड माइनस। 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -5 इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ, बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, फोकल लेंथ 10, माइनस का 10। मेरे पास आ गया 1/v इज 1/5 माइनस 1/10। मेरे पास v की वैल्यू आ गई है 10। इसका मतलब इमेज जो होगी बेटा वो +10 में बनेगी इस तरफ। अच्छी बात है बेटा। ऑब्जेक्ट और इमेज अगर आइदर साइड पे रहेंगे तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है, याद है ना, इरेक्ट बनेगी। और तो और अगर इसकी हाइट अगर h है तो इमेज की हाइट आपकी 2h आएगी, तो इमेज यहां कहीं आएगी आपकी, ठीक। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऐसे ऊपर जाएगी। काश में वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दे। बड़ा समझ तो इस बात को, मिरर के आइदर साइड में है तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर, अगर सेम साइड में होते तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर होते तो इमेज आपकी नीचे होती। आई होप आपको याद आ रहा होगा। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बेटा, क्या फॉर्मूला है, -v/u। v है 10 सेंटीमीटर, u है -5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 1 मिलीमीटर पर सेकंड प्लस में ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। आई होप आपको याद होगा वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैसे चूज किए थे। सॉल्व करते मेरे पास आंसर आ गया है माइनस कैंसिल, दैट इज 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। बड़ा ये प्लस में आया है, इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी एंड दिस वेलोसिटी विल ऑल्सो कम्स आउट विद 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई है हमारी इमेज की वेलोसिटी। ये आ गई बेटा हमारी इमेज की वेलोसिटी। आई होप प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों ही फॉर्मूले आप याद कर लोगे, ठीक है। हमारा काम बेटा इससे बन जाए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, कुछ टफ से सवाल करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज को लेके। वेलोसिटी ऑफ इमेज को लेके 2 टफ सवाल बेटा बनते हैं। मैं एक आपको मिरर में करा रहा हूँ और एक आपको लेंस में करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मोर और लेस बेटा सेम ही है, लेकिन 2 अलग अलग तरह के सवाल हैं, ठीक है। 2 मतलब लैंग्वेज डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है। तो एक मैं आपको मिरर में करा दूंगा, मैं आपको एक बार लेंस में करा दूंगा। तो चलिए मैं पहले बोल दूं, सवाल आसान नहीं है, सवाल टफ है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हम बातें भी खूब सारी इसके अंदर सीखते हैं, ठीक है। चलो सवाल मेरे बच्चे ऐसा है कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और यहां कहीं बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है, मतलब एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है, और यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। इस इंस्टेंट पर, हमेशा नहीं, इस इंस्टेंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है सामने की तरफ और ये वेलोसिटी मुझे गिवन है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुझे गिवन है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। बेटा यूनिट्स का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकेंड में, बाकी सब कुछ अभी तक सेंटीमीटर में ही था। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बेटा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है।
तो आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो इस बात को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑफ कोर्स एट दिस इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा इमेज की वेलोसिटी बतानी है इस इंस्टेंट पर कितनी होगी। देखने में ऐसा लगता है कि सवाल काफ़ी आसान होगा, नहीं बेटा इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, वैसे मुझे लगता है कि आपको याद ही है, मोस्टली बच्चों ने बेटा बोलना स्टार्ट भी कर दिया होगा कि सर इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी वो यहीं बनेगी, लेकिन 2 सेंटीमीटर नीचे बनेगी। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको करके दिखा देता हूँ। बेटा हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। ये बन जाएगा v = ऑफ कोर्स uf/u - f। चलिए इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आएंगी इस तरफ, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, ये आपका ओरिजिन, तो ये वाली साइड माइनस है, ये वाली साइड आपके पास प्लस है। u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव, कितनी -10 अपॉन u - f, u - f। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये बेटा नीचे -10 आ गया, माइनस माइनस बेटा कैंसिल हो गया और v की वैल्यू आ गई है -20 सेंटीमीटर आनी थी। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, तो बेटा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर नीचे ही बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी इसके लिए मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन तुम फॉर्मूला बोल सकते हो, दैट इज f/f - u। फोकल लेंथ एज यू कैन सी दैट इट इज -10, फोकल लेंथ इज -10। बेटा व्हाट इज u, u इज -20, बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज -10 अपॉन +10। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -1। मैग्निफिकेशन -1 आया, इस बात का मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो इमेज 2 सेंटीमीटर नीचे होगी। बहुत ही ट्रिवियल बातें लग रही होंगी बेटा अब तक, है ना, ठीक है। तो इमेज जो होगी बेटा वो यहां से 2 सेंटीमीटर नीचे बनेगी। अब बच्चा यह सोचता है कि सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, तो इमेज की वेलोसिटी भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आनी चाहिए। सर फॉर्मूला लगाता हूं जो आपने सिखा रखा है, -v² / u² * वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात बेटा इतनी सही नहीं है आपकी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अलोंग तो तब होता जब ऑब्जेक्ट यहां होती, और तब आप वो वाला फॉर्मूला लगा पाते। अब आपको हल्का सा बेसिक से सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा उस पर आता हूँ, है ना, कि कैसे कैसे बेटा सोचना है। सारी कहानी को हम बड़े आराम से और इत्मीनान से देखते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए बेटा, इस ऑब्जेक्ट से एक बार के लिए ना इंसिडेंट रे भेजो। जो भी आप इंसिडेंट रे भेजोगे उसमें सबसे आसान इंसिडेंट रे बेटा वो होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, एज यू नो इट वेरी वेल कि ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। तो चलिए मैं इसको फोकस से भेज देता हूँ। ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा फोकस से गुजरेगी एंड इट विल गो लाइक दिस। आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, फिर ना। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर बाद में, लेट्स से मेरे बच्चे, थोड़ी देर बाद में ये आपकी ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां आ जाएगी, तो आपकी इमेज जो होगी, ऑब्जेक्ट अगर इंसिडेंट रे पर मूव कर रही है तो इमेज किस पर मूव करेगी, रिफ्लेक्टेड रे पे। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगी इमेज बड़ा ऑफ कोर्स मेरे से उतनी उतनी दूर जाएगी। इस ऑब्जेक्ट से निकली हुई ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। इमेज मूव करनी चाहिए रिफ्लेक्टेड रे पर। इस कारण से अगर इमेज पहले यहां थी तो अब बड़ा इमेज बनेगी यहां पर। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आएगा तो इमेज थोड़ा सा और दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे जाएगा तो इमेज थोड़ा सा और दूर जाएगा। ये इतनी सारी मैंने बातें इसलिए बताई है क्योंकि मैं आपको ये कन्विंस करना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो वेलोसिटी है वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बल्कि इमेज के पास जो वेलोसिटी आएगी वो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। मैं इस बात को एक तरीके से और भी समझा सकता हूं, सुनना बेटा। जैसे इस इंस्टेंट पर मैं जानता हूं कि मैग्निफिकेशन 1 है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर आएगा
और आपकी इमेज इधर जाएगी, लेट से इधर जाएगी, जैसे इमेज दूर जाएगी तुम जानते हो उसका मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा। मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर नहीं रहेगी बल्कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। और अगर 2 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होगी तो मेरे बच्चे ऑब्वियस बात है कि इसके पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगी और मेरे प्यारे बच्चों इसके पास वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग भी होगी। और जो नेट वेलोसिटी होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि इस इमेज के पास वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। बाकी थोड़ा बहुत अपन न्यूमेरिकल और करेंगे तो आपको और आइडिया भी लगेगा। सबसे पहले इमेज के पास जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है उसको सोचते हैं। मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इमेज के पास वेलोसिटी है वो क्या है? वो है इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। बेटा ये वी क्या होता है? इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट। इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट हम बेटा डिफरेंशिएशन से पहले ये निकाल चुके हैं कि इसकी वैल्यू आती है -v² अपॉन u² इंटू du/dt। अगेन ये du/dt क्या है? du/dt है ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट तो बड़ा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही हो गई। तो आप कह सकते हो कि ये फॉर्मूला तो मेरे पास वही आ गया जो हमने पहले से निकाल रखा था, दैट इज -v² अपॉन u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी निकालना बहुत आसान, -v², v इज -20 सेंटीमीटर, u इज ऑल्सो -20 सेंटीमीटर, स्क्वायर स्क्वायर टाइम्स बड़ा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव बेटा इस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते मेरे पास ये आ गया -2 मिलीमीटर पर सेकेंड। माइनस का अर्थ ये है कि इमेज के पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव साइड में नहीं है, नेगेटिव साइड में है। तो इमेज के पास वेलोसिटी इस तरफ आ गई एंड दिस इज 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। इमेज के पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी होगी। मैं इस बात को मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूं। सुनना बेटा, मैं वैसे तो प्रूव कर चुका हूं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इमेज के पास जो वेलोसिटी है आखिर उसका अर्थ क्या है, उसका सेंस क्या है? मेरे बच्चे जानते हैं इस बात को, डेरिवेशन बता चुका हूं। ये है एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज का वाई कोऑर्डिनेट। सर इमेज का वाई कोऑर्डिनेट चेंज क्यों हो रहा है? ऑब्जेक्ट का तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, इमेज का वाई कोऑर्डिनेट क्यों चेंज हो रहा है? सुनना, कारण सुनना, इत्मीनान से सुनना। हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन हम लोगों ने डिफाइन किया था वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं लिख सकता हूं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं जानता हूं कि ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, कांस्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास तो वेलोसिटी u है, लेकिन m तेरा कांस्टेंट नहीं है बेटा, m तेरा वेरिएबल है। ये तुम्हें नजर आ गया होगा कि मैग्निफिकेशन वेरिएबल है, बल्कि मैग्निफिकेशन लगातार बढ़ रहा है। चेक कर बेटा, ऑब्जेक्ट जैसे 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 नजदीक आएगा इमेज वैसे 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 दूर जाएगी। u का मैग्नीट्यूड घटेगा, v का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो मैग्निफिकेशन रफली बेटा v/u तो होती है, माइनस साइन बेटा सिर्फ नेगेटिव बता रहा है, तो ऑफकोर्स मैग्निफिकेशन तो बढ़ेगा। मैग्निफिकेशन चेंज होगा तो आपका जो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है बेटा ये भी तो चेंज होगा। आई होप बेटा समझ गए इस बात को। चलिए अब सोच लेंगे अपन, अब बड़े आराम से इस बात को सोच लेंगे। मेरे मुद्दे पे आता हूँ वापस से। मेरे पास आ गया y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन टाइम। बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस u टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इमेज की वेलोसिटी चाहिए y एक्सिस के अलोंग तो मैं कहूंगा कि इट इज सिंपली dy/dt। इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तुम कहोगे सर कितना आसान, f भी कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट भी इस सवाल के अंदर कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, d/dt ऑफ f माइनस u की पावर -1। बस अब तो मैथमेटिक्स है, गणित है, कर लेंगे, सब कर लेंगे। अब थोड़ा सब कर लेंगे, अब हमें चीज़ें चमकने लग गई, अब हम सब कर लेंगे। चलो इमेज के पास बड़ा क्या वेलोसिटी होगी y एक्सिस के अलोंग।
एफ ठीक है, वाई नॉट ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। चेन रूल लगाओ। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, -1 तो आ गया नीचे और मेरे पास आ गया f माइनस यू की पावर -2। बड़ा मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अब अंदर का डिफरेंशिएशन मैं जानता हूँ f का डिफरेंशिएशन तो टाइम के रेस्पेक्ट में 0 माइनस u का डिफरेंशिएशन, बड़ा u का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में ऑफ कोर्स du/dt। मेरे पास आ गया वेलोसिटी, ऊपर लिख दो थोड़ा सा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस विल बी f ठीक है, y नॉट ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, नीचे बेटा मेरे पास f माइनस यू का होल स्क्वायर आ गया और आखिर में एक टर्म आ गई है du/dt। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं बेटा। फोकल लेंथ रखाओ बेटा, रखाओ। फोकल लेंथ कितनी है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10 नहीं बेटा -10। y नॉट, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y मतलब ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। f माइनस यू, f कितना है, f था -10, u कितना है -20। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कुल कितना गया 10 का स्क्वायर। लिख दो ना, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर ऊपर नीचे से क्या हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय du/dt। और du/dt क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट, उसके चेंज होने की रेट। ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है ये। इस रेट से, इस दर से ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और ये बड़ा पॉजिटिव साइड में, इसलिए प्लस लिख देना। एंड इट इज 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। एक 10 से बड़ा 10 गया और मेरे पास बड़ा कितना 0.4 आ गया क्या, -0.4 मिलीमीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब बेटा वेलोसिटी जो होगी वो ऐसे ऊपर नहीं होगी बल्कि नीचे होगी, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.4 मिलीमीटर पर सेकेंड। कोई अगर मुझसे पूछे कि इमेज की वेलोसिटी क्या है, हम बता चुके हैं। इस तरफ वेलोसिटी है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, इस तरफ वेलोसिटी है 0.4 मिलीमीटर पर सेकेंड। इमेज की बेटा कोई मुझसे नेट स्पीड पूछेगा तो बड़े आराम से बोल दूंगा दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ऑफ कोर्स मिलीमीटर पर सेकेंड। 2 का स्क्वायर इज बड़ा 4.16 मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगेन बेटा एडवांस्ड लेवल का टॉपिक है। हालांकि हम हल्का फुल्का मल्टीपल रिफ्लेक्शन का अर्थ जानते हैं कि कैसे एक मिरर से जो इमेज बनती है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकती है। हमने प्लेन मिरर के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखा था, बट ऑफ कोर्स हमें अब थोड़े और टफर सवाल भी करने चाहिए। तो चलिए करते हैं। सवाल लिखिए बेटा। मेरे पास बड़ा 2 मिरर है। एक मेरे पास इस तरह से कॉनकेव मिरर और ये बड़ा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर मेरे पास एक बड़ा कॉन्वेक्स मिरर भी है ऐसे, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा यहां कहीं पड़ा है। ऑब्जेक्ट जो है ये बड़ा यहां कहीं पड़ा है। ये डिस्टेंस, एक मिनट, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं पड़ा है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये बड़ा 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। दोनों मिरर्स के बीच में टोटल डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। सेपरेशन बिटवीन मिरर्स इज 25 सेंटीमीटर।
ये सवाल में गिवन है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, अब मैं डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछ सकता कि बेटा बताओ इमेज कहाँ बनेगी, क्योंकि इमेज तो खूब सारी बनेंगी। सीधा ये वाला मिरर कोई ना कोई इमेज बनाएगा, सीधा ये वाला मिरर कोई ना कोई इमेज बनाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होंगे, रेज यूं जाकर इस पर गिरेंगी तब एक और इमेज बनेगी, रेज इस पर जाकर फिर इस पर गिरेंगी तब एक और इमेज बनेगी, रेज इस पर जाकर फिर इस पर जाकर फिर इस पर गिरेंगी तब कोई और इमेज बनेगी, रेज इस पर जाकर फिर इस पर गिरेंगी तो कोई और इमेज बनेगी। सो देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मुझे इमेज की पोजीशन बताओ, तो मुझे आपको सवाल में ये बताना पड़ेगा कि कितने रिफ्लेक्शन के बाद आपको इमेज की पोजीशन बतानी है। एक रिफ्लेक्शन के बाद ही बतानी है, या 2 रिफ्लेक्शन के बाद, या 3 रिफ्लेक्शन के बाद, और पहला रिफ्लेक्शन किस पे लेना है ये मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं दोनों मिरर्स के नाम निकाल देता हूँ बेटा। इस मिरर को मैं एक बार के लिए M1 कह रहा हूँ और इस मिरर को मैं एक बार के लिए M2 कह रहा हूँ। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। लेकिन 3 रिफ्लेक्शन भी 2 तरीके से हो सकते हैं बेटा। कैसे? पहला इस पे, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे। एक और हो सकता है बेटा, कौन सा? पहला इस पे, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे। तो मुझे बताना पड़ेगा फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। पहला रिफ्लेक्शन M1 पे मानता हूं। चलो करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, इस ऑब्जेक्ट से, मेरे प्यारे वाले बच्चों, इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आएंगी ऐसे, रेज आएंगी यूं, तो ऑब्वियस बात है कि मैं इस साइड को प्लस बोलूंगा बेटा, इस साइड को मैं माइनस बोलूंगा, है कि नहीं? इमेज कहां बनेगी बताते हैं। पहले बेटा देख लो, ये वाला साइड प्लस और ये वाला साइड माइनस। हमारे पास फॉर्मूला है मिरर के लिए, V इज इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस F। U मतलब ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, रेज जा रही है ऐसे, ऑब्जेक्ट नेगेटिव में 15 पे है तो -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बड़ा कॉनकेव मिरर है तो वैसे हम पता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ 10 नहीं बेटा -10। U माइनस एफ दैट इज -15, माइनस माइनस बेटा कितना हो गया प्लस, तो मेरे पास आ गया दैट इज -15 इंटू -10 अपॉन बेटा नीचे आ गया -5, दैट कम्स आउट टू बी -30 सेंटीमीटर। तो इमेज जो होगी वो -30 सेंटीमीटर पर आएगी। ये पहले रिफ्लेक्शन के बाद है। चलिए मैं मान लेता हूं कि इस ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे। ये तो इंसिडेंट रेज है। रेज कहां मीट कर रही है बेटा? रेज मीट कर रही है यहां से 30 सेंटीमीटर पे। सुनना बेटा, सवाल के अंदर ये वाले डिस्टेंस मुझे 25 दे रखी है, ये मुझे 25 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी बेटा वो यहां कहीं बनेगी, यहां कहीं, यहां। ठीक, देखते हैं कैसे। रिफ्लेक्शन के बाद रेज विल गो लाइक दिस, रेज विल गो लाइक दिस। ऑफ कोर्स ये रेज जाएंगी, ऑब्वियस बात है पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं इन रेज को आगे की तरफ अगर खींचूंगा तो मुझे किसी न किसी पॉइंट से आते हुए किसी न किसी पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती दिखाई देंगी ऐसे। चलिए बेटा, ये हमारी सबसे पहली इमेज है I1, हमारी सबसे पहली इमेज है I1। ठीक है, कहां बन रही है? यहां से 30, जिसमें से 25 तो ये हो गई, तो ये कितनी होगी? 5। ये है 5। बट वी नो दैट इट इज नॉट द आंसर, इट इज जस्ट पोजिशन ऑफ फर्स्ट, इट इज द पोजिशन ऑफ इमेज जस्ट बाई 1 रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा? दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। किससे होगा? M2 से। देखो कैसे, ये रेज आई, ये रेज यूं गई। इस मिरर M2 के लिए देखो, ये सारी कहानी बेटा मिरर M1 के लिए थी, ऐसी कहानी अब फिर से M2 के लिए और रिपीट करो। अभी करते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट।
ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट. सो इट मींस दैट कि I1 इज बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट. बट I1 जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है. किसके लिए, M2 के लिए. और इस तरह के ऑब्जेक्ट को याद करो बेटा, हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा करते थे बेटा. क्या बोलते थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते थे. जो इंसिडेंट रेस है यहां पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, एक्सटेंड करने पर मीट कर रहे हैं. दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. नो इश्यू. अब इसकी इमेज कहां बनेगी अभी देखते हैं. इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, तो ऑब्वियस बात है कि इस मिरर के लिए ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस. V इज इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस F. आराम से. ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट 5, फोकल लेंथ बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10. कॉन्वेक्स मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ, फोकल लेंथ भी इस तरफ, दोनों बेटा पॉजिटिव साइड में है, तो दैट इज 10. UF अपॉन U माइनस F, दैट इज 5 इंटू 10 UF अपॉन बेटा नीचे क्या आएगा U माइनस F. अरे बेटा F तो बेटा प्लस 10 था ना, नीचे मेरे पास कितना आ गया माइनस 5. माइनस माइनस बेटा क्या हो गया कैंसिल, दैट इज माइनस 10. इसका मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो माइनस 10 बनाएगा बेटा. माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 मतलब नेगेटिव साइड में 10 पर. अभी बना देंगे. रिफ्लेक्शन के बाद रेस कहाँ जाएगी अभी बना देंगे. मैं कलर कुछ और यूज कर लूँ, ये वाला यूज कर लेता हूँ. रिफ्लेक्शन के बाद रेज जाएंगी, सॉरी रिफ्लेक्शन के बाद रेज जाएंगी ऐसे. और रिफ्लेक्शन के बाद बेटा रेज जाएंगी ऐसे. ये रेज आई है, कहाँ मीट कर रही है बेटा, रेज आ रही है यहां कहीं, यहां से 10 सेंटीमीटर. अरे मेरे प्यारे बच्चे, टोटल तो 25 था, यहां से 10 सेंटीमीटर पर, तो ये आपकी इमेज, जिसको मैं एक बार के लिए I2 बोल दूं बेटा, क्या बोल रहा हूं, जिसको मैं I2 बोल दूं, टोटल डिस्टेंस तो 25 थी, जिसमें से बेटा ये डिस्टेंस कितनी थी 15, ये कितनी हो गई 10. तो ये जो I2 है ये तो वहीं बन गई जहां पर आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा था, जहां पर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर आपके पास इमेज I2 बन गई. लेकिन बेटा मामला खत्म नहीं हुआ है. पहला रिफ्लेक्शन इससे ले लिया, दूसरा इससे ले लिया. इससे जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये I1 ऑब्जेक्ट आया और I2 इमेज आई. मामला यहां खत्म नहीं हुआ है. अब एक बार रिफ्लेक्शन और कंसीडर करना है. सवाल में 3 रिफ्लेक्शन के लिए मैं कहा गया है. नाउ M1 पर वापस आते हैं. M1 पर वापस आता हूं. क्या फिर से कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है? यस, रिफ्लेक्शन हो रहा है. उस रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए मुझे बेटा हल्का सा मामला और करना पड़ेगा. ये जो रेज आ रही है बेटा, ये जो रे आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, इसको ऐसे खींचता हूं. ये जो इससे रे आ रही है, ये जो इससे रे आ रही है बेटा, इसको ऐसे 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 खींचता हूं. नाउ अब इस M1 को वापस से देखो. M1 पर ये इंसिडेंट रे रही और ये इंसिडेंट रही. इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. सो वी कुड इजीली से कि I2 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट. इस मिरर M2 ने जो इमेज बनाई वो मिरर M1 के लिए बेटा कैसे बिहेव कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है. लेकिन अब आपको कैलकुलेशन वापस से करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा बोल दोगे कि सर ये I2 तो वापस से वहीं पर आ गया जहां पर आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट रखा था. तो आप बोलोगे सर अब तो वापस से मैं U को -15 रख सकता हूं और वापस से सॉल्व करूंगा तो V की वैल्यू मेरे पास वही आ जाएगी, -30. तो वापस से अगर मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी बेटा, इट विल बिकम लाइक दिस. फाइनल इमेज जो आएगी इट विल बी लाइक दिस. ये रेज आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज आएंगी वो यूं चलते 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 बेटा वापस से यहां बनेंगे. सॉरी, इस रिफ्लेक्शन के बाद बेटा जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां बनेगी.
जहां पर आपका I1 था बेटा वहीं पर आपका वापस से I3 आ गया, जहां पर आपका I1 था बेटा वहीं पर आपका I3 आ गया। तो आपका आंसर आ चुका है, पहले वाले मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर, या फिर आप कह सकते हो कि जब आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसके 5 सेंटीमीटर पीछे आपकी इमेज बनेगी आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, 3 रिफ्लेक्शन के बाद। आई होप समझ गए होंगे। मेन चीज सिर्फ और सिर्फ क्या थी कि एक मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है, पहले मिरर के लिए जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, और सिंपल बड़ा आपकी इस तरह की कैलकुलेशन है। याद रखोगे इस बात को। मैं एक पॉइंट बड़ा और कहूंगा, इस तरह के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अंदर अगर हमसे कोई मैग्निफिकेशन पूछ ले तो हम मैग्निफिकेशन भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सुनना, मान लो कि पहले वाले मिरर ने मैग्निफिकेशन किया 2 टाइम्स और अगले वाले मिरर में मैग्निफिकेशन किया 3 टाइम्स, तो नेट मैग्निफिकेशन हो गया 6 टाइम्स। कैसे? कि पहले वाले मिरर ने ऑब्जेक्ट की जो साइज थी उससे दुगनी साइज की इमेज बना दी। तो पहले हाइट अगर h थी तो अब हाइट कितनी होगी 2h। वो जो इमेज बनी वो अगले मिरर की तरह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, और अगले मिरर का मैग्निफिकेशन मान लो 3 है, तो उसने उस 2h को 3 टाइम्स कर दिया, कितना हो गया 6h। तो नेट मैग्निफिकेशन कितना हो गया 2 × 3 दैट इज 6। तो आप कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं, अगर बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं तो आप सीधा कह सकते हो कि नेट मल्टीप्लिकेशन जो है, नेट मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आएगा बेटा m1 × m2 × m3 एंड सो ऑन। जितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है हर रिफ्लेक्शन के मैग्निफिकेशन को इस तरह से मल्टीप्लाई करते रहो, आपका नेट मैग्निफिकेशन आ जाएगा। आई होप समझ गए इस बात को। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जानता हूं टफ हो रहा है, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग भी लग ही रहा होगा। एक सवाल और पूछता हूं बेटा, अच्छा सवाल है, आपको सोचना चाहिए, आराम से इत्मीनान से करना चाहिए। मेरे पास इस तरह से एक कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे बच्चे, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस मुझे 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसके सामने एक बड़ा प्लेन मिरर पड़ा है, ऐसे ऐसे प्लेन मिरर पड़ा है। कॉनकेव मिरर को मैं मिरर M1 कह रहा हूं और इस प्लेन मिरर को मैं एक बार के लिए M2 कह रहा हूं। दोनों मिरर्स के बीच में जो सेपरेशन है बड़ा मुझे पता नहीं है कितना है, मैं उसको एक बार के लिए D कह रहा हूं, मुझे D निकालना है। अब सवाल सुनना, सिचुएशन सुनना। सिचुएशन ऐसी है कि पहला रिफ्लेक्शन होगा M1 से और दूसरा रिफ्लेक्शन होगा M2 से। ये सवाल में गिवन है। M2 जो है मतलब जो प्लेन मिरर है वो इमेज वहीं बना देता है जहां पर एक्चुअल में शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट है ना, वहां जहां पर शुरुआत में ऑब्जेक्ट पड़ी थी वहीं इमेज बनाया जाता है। तो बताओ D डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो सवाल लिखिए बेटा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन is by M1 and second by M2. Image by M2 coincides with object O. Object O, find D, find separation between the mirrors। कर देंगे बेटा, बड़े आराम से कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट से बड़ा ऑफ कोर्स रेज आएंगी ऐसे, तो ये वाले साइड प्लस बड़ा ये वाले साइड माइनस। इमेज कहाँ बनेगी अभी निकालते हैं बेटा। फॉर्मूला है V = UF
अपॉन यू माइनस है बेटा, वो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगा लो या फिर ऐसे कर लो। यू मतलब बेटा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -12, कॉन्केव है तो बड़ा फोकल लेंथ -10 अपॉन यू माइनस एफ। ऊपर तो आ गया बेटा -12 इंटू -10, नीचे आ गया बेटा कितना -2। सॉल्व किया तो बेटा -60 आ गया। इसका मतलब ये इमेज बनाएगा बेटा -60 पे, 60 होगा इधर। ठीक है, मैं बनाता हूँ रे डायग्राम, आपको भी एक्सपीरियंस के साथ साथ रे डायग्राम बनाना आ जाएगा, चिंता मत करो। रेज आएंगी ऐसे, ठीक है ना, रेज आएंगे ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज जाएंगे ऐसे। ऐसे रिफ्लेक्शन वाला रेज यू जाएंगे। हालांकि बेटा मुझे इसको थोड़ा डॉटेड करना चाहिए क्योंकि एक्चुअली हम रेज मीट नहीं करेंगे, तो मैं डॉटेड कर ही लेता हूँ ना। इन रेज थोड़ा मैं आगे खींचूंगा तो किसी न किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। चलिए बेटा, इस मिरर ने पहली इमेज बनाई यहां पे, ये I1 है, और सवाल के हिसाब से अगर देखें तो इसने बनाई बेटा कहां पर, 60 सेंटीमीटर दूर, 60 सेंटीमीटर दूर। दिस इज 60 सेंटीमीटर अवे। ठीक है बेटा, अब इस मिरर को देखो, इस पर ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सो I1 इज बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर M2 के लिए बेटा कैसे बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। अब जानते हैं प्लेन मिरर में तो सबसे आसान काम ये होता है कि ऑब्जेक्ट जितनी पीछे होती है इमेज बेटा उतनी आगे होती है, और इसीलिए तो मैंने इस तरह का जुगाड़ लगाया। अब यहां पर जब फिर से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन विल लुक लाइक दिस। यहां से रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे, यूं रिफ्लेक्शन, और जहां पर आपकी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट थे बेटा वहीं पर आपकी इमेज वापस से बन गई। और इसीलिए मैंने जानबूझ के, क्योंकि मिरर इस M2 के लिए सवाल में लिखा हुआ था कि ये फाइनल इमेज यहां बनाएगा, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के उसके लिए ऑब्जेक्ट बेटा पीछे रखी, जानबूझ के पीछे रखी कि ये जो मिरर होगा ये इमेज बनाएगा इस मिरर के पीछे, और वो जो इमेज होगी वो इस मिरर के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, और ऑब्जेक्ट जितनी पीछे बेटा इमेज उतनी ही आगे। अब सारी कहानी हम जानते हैं। अब हम इस बात को जानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी हमारा x है। भाई प्लेन मिरर में तो कोई बहुत ज़्यादा रामायण तो है ही बेटा, वो तो वहाँ पर तो जितना ऑब्जेक्ट पीछे बड़ा उतनी इमेज आगे, या फिर जितना ऑब्जेक्ट आगे इमेज उतनी पीछे। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर प्लस x टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 60। मेरे पास आ गया 2x is equals to 48, x comes out to be 24। अब x थोड़ी पूछा है, हमसे सवाल में क्या पूछ रखा है बताओ, यहां से लेकर यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस है बेटा कितनी, 12 सेंटीमीटर, 12 तो ये हो गया, प्लस x हम निकाल चुके हैं कितना बेटा, 24, तो मेरे पास आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर हमारे बेटा दोनों मिरर्स के बीच में सेपरेशन होना चाहिए 36 सेंटीमीटर्स। अच्छा सवाल है, आई रियली होप बेटा आपको बात तो समझ में आई गई होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक बेटा छोटा सा पॉइंट और, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। बेटा ये सर आइजैक न्यूटन का ही फॉर्मूला था, और हमने जो मिरर फॉर्मूला पढ़ा
एक तरह से उसका रिप्लेसमेंट भी है। ये बहुत सारे लोग आजकल तो नहीं, लेकिन पुराने ज़माने के अंदर इस 1/v + 1/u = 1/f को यूज़ ना करके न्यूटन्स फॉर्मूला को यूज़ करते थे इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। एंड ये भी कन्वीनियंट है, ऐसा मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली है क्या। तो पहली बात तो कि दिस फॉर्मूला प्रोवाइड्स पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन बताएगा ऑफ कोर्स, है ना। इट इज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ अवर, या फिर रिप्लेसमेंट या फिर अल्टरनेट ऑफ मिरर फॉर्मूला। ये हमारे मिरर फॉर्मूला का एक तरह से अल्टरनेट है। अच्छा, एक बात और, मिरर फॉर्मूला के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हमने मेजर किए थे वो पोल से किए थे, मिरर से किए थे। इसके अंदर जो हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं बेटा, वो कहाँ से कर रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस से। बस इतना बड़ा फर्क इसके अंदर है। इसके अंदर डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज are measured from प्रिंसिपल फोकस। जो हमारा बड़ा प्रिंसिपल फोकस है वहीं से हम मेजर करेंगे, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी देख सकते हो, ठीक है। कोई ऐसे बहुत तगड़ी डेरिवेशन नहीं, आसान सी डेरिवेशन है। हालांकि डेरिवेशन ना देखो बेटा तब भी आपका काम चल जाएगा, बट देख सकते हो बेटा। लेट्स से बेटा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है। ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, ये बड़ा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे ये बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेक्शियल रेस की बात करेंगे बेटा अपन, ये इसका पोल है। लेट्स से बेटा दिस पोल इज P। सिर्फ पैरेक्शियल रेस की अपन बात करेंगे। लेट्स से मेरे बच्चे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ बेटा कोई ना कोई लेट्स से ऑब्जेक्ट है AB। एक रे मैं पैरेलल भेज रहा हूं, जो रे पैरेलल जाएगी, एज यू नो इट वेरी वेल कि पैरेलल जाती हुई रे हमेशा बड़ा कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ऐसे, ठीक। लेट्स से बेटा ये आपका प्रिंसिपल फोकस। मैं एक रे और भेज देता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बोल दूँ बेटा यहाँ पे कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा है। मेरे काम आएगा भाई। मैं एक रे और भेज रहा हूँ बेटा, तो दूसरी रे मैंने जानबूझ के फोकस से भेजी। जो रे मैं फोकस से भेजूंगा, यू नो इट वेरी वेल कि रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अच्छा बेटा एक बात और कि अगर ये वाला एंगल आपका फाई है तो मेरे प्यारे वाले बच्चों ये वाला एंगल भी आपका फाई है। ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और दोनों ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी ऑफ कोर्स बी की इमेज B डैश। परपेंडिकुलर खींच दो बेटा यहाँ पे, दिस कम्स आउट टू बी A डैश। ठीक है, अब सुनना बेटा, बात सुनना। मैं इस tan थीटा को है ना दो स्टाइल से लिख सकता हूँ। tan थीटा को मैं दो स्टाइल से लिख सकता हूँ। एक मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A डैश B डैश अपॉन ये डिस्टेंस A डैश F। द सेम tan थीटा कैन बी रिटन एज, सुनना बेटा, द सेम tan थीटा कैन बी रिटन एज, अगर ये वाली हाइट अगर AB है तो बेटा रफली बेटा ये वाली हाइट भी आपकी AB है। तो द सेम tan थीटा कैन बी रिटन एज AB अपॉन यहां से यहां तक के डिस्टेंस।
अब हम जो पूरे का पूरा थ्योरी डिफाइन करते हैं, जो हमारा मिरर फॉर्मूला है या फिर हमने जो सारा का सारा काम किया वो तो पैरेक्शियल रेस के लिए किया है। पैरेक्शियल रेस तुम जानते हो बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर बहुत नज़दीक जाएंगी तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पोल है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक के पॉइंट होंगे। तो चाहे आप F से यहाँ तक के डिस्टेंस लिखो, चाहे F से पोल तक के डिस्टेंस लिखो, द डिस्टेंसेस विल बी मोर और लेस सेम। तो आप कह सकते हो कि इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस बेस कैन बी नियरली रिटन एज FP। और यहां से मेरे पास आ गया A डैश B डैश अपॉन AB इज A डैश F अपॉन FP। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसा ही काम मैं एक बार और करूंगा। अब बेटा मैं इस फाई के लिए कर रहा हूं। मैं लिख सकता हूं कि tan phi इज, बेटा tan phi इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB अपॉन यहां से यहां तक के डिस्टेंस, बेटा दिस इज AF। द सेम tan phi कैन बी रिटन एज, द सेम tan phi कैन बी रिटन एज, बेटा एक काम करना, यहां पर एक ऐसे परपेंडिकुलर खींचता हूं। मैं कह सकता हूं कि tan phi कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर। सर ये परपेंडिकुलर क्या होगा? वी नो इट वेरी वेल कि ये लेंथ अगर A डैश B डैश है तो बेटा ये वाली लेंथ भी तो आपकी A डैश B डैश है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज A डैश B डैश, है कि नहीं बेटा? क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल आई थी, तो ये A डैश B डैश, तो ये भी तो A डैश B डैश, दैट इज A डैश B डैश अपॉन यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस। फिर से बेटा वही वाली बात, रेस पैरेक्शियल है, इस कारण से ये वाला पॉइंट और पोल लगभग बराबर ही होंगे और इस डिस्टेंस को आप वापस से FP कह सकते हो। और यहां से मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि A डैश B डैश अपॉन AB, दिस अपॉन दिस इज ऑफ कोर्स FP अपॉन AF। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी आपने A डैश B डैश अपॉन AB निकाल लिया, इसमें भी आपने A डैश B डैश अपॉन AB निकाल लिया। आपको तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को बराबर करना है। जैसे मैंने बराबर किया मेरे पास आ गया A डैश F अपॉन FP शुड बी इक्वल टू FP अपॉन AF। सर क्या फॉर्मूला बन गया? बेटा देखना क्या फॉर्मूला बन गया, A डैश F इंटू AF इज इक्वल्स टू FP का स्क्वायर। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, सुनना। ये A डैश F क्या है? इमेज की प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस। चलो मैं इसको x1 लिख देता हूं। ये AF क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस, इसको मैं x2 लिख देता हूं। दैट इज इक्वल्स टू FP। FP क्या है? फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ का स्क्वायर। अच्छा सा फॉर्मूला बन गया है। मैं यहां इसको अलग से लिख लेता हूं, दैट इज x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू f का स्क्वायर, जिसमें से x1 और x2 में से एक जना क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस, दूसरा क्या है? इमेज की प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस। तो आप मैं लिखने के लिए कह दूं कि x1 इज लेट से डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल फोकस, x2 इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड प्रिंसिपल फोकस। f तो बड़ा आपकी फोकल लेंथ है ही। अच्छा पॉइंट है, कभी काम आ जाए तो बड़ा लगा देना। सर हमें कैसे पता लगेगा कि ना मिरर फॉर्मूले के बजाय ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा काम का है? ये अक्सर फॉर्मूला तब काम आएगा जब डिस्टेंसेस जो है वो पोल से या मिरर से ना पूछ रखी हो और फोकस से पूछ रखी हो। तो जब भी डिस्टेंसेस फोकस से पूछ रखी होंगी या फोकस से दे रखी होंगी तब तुम दिमाग लगा सकते हो कि यार हो सकता है कि न्यूटन्स फॉर्मूला हमारे लिए हल्का सा आसान रहे। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कहें कि सर ना इसे कन्फर्म करो। बेटा कर सकता हूँ कन्फर्म। जैसे जैसे मेरे पास बड़ा एक कॉनकेव मिरर, लेट्स बड़ा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और फोकल लेंथ इसका -10, याद है ना, सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जब 60 पे था, जब बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ 60 पे था तो इमेज बड़ा इस तरह से 12 पे थी, इमेज बड़ा 12 पे थी और फोकस बड़ा यहाँ कहीं था। तो देखो फोकस बड़ा कहाँ पर हो गया? यहाँ से 10। फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई है? 50। फोकस से इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई है? 2।
शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ का स्क्वायर। फोकल लेंथ कितनी है 10, उसका स्क्वायर। चेक कर लो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। समझ गए? चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट बड़ा चलते चलते यहाँ कहीं आया था, 50 पे आ गया था, तो आपकी जो इमेज थी बड़ा याद करो यहाँ कहीं आ गई थी 12.5 पे। ठीक है, तो फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई है 40, और फोकस से इमेज की डिस्टेंस हो गई है बड़ा, ये 12.5 है, ये 10 है, तो ये 2.5, दैट इज 2.5 शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ का स्क्वायर। बड़ा 10 का स्क्वायर करो या -10 का स्क्वायर करो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये भी 100 आ गया, ये भी 100 आ गया। समझ गए? ऑब्जेक्ट चलते 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा कितना है 20, तो इमेज भी चलते चलते बड़ा यहीं आ गई, इमेज भी चलते चलते यहीं आ गई। और अगर इमेज चलते चलते यहाँ पर आ गई, बड़ा हमारा काम बन गया। इमेज भी चलते चलते ऑब्जेक्ट भी यहीं पर आ गया, इमेज भी आ गया, दोनों की डिस्टेंस बड़ा यहाँ से कितनी है 10, 10 इंटू 10। फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी 10, फोकस से इमेज की डिस्टेंस भी 10, शुड बी इक्वल टू -10 का स्क्वायर। क्या सच है क्या? हाँ बड़ा बिल्कुल सच है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बड़े आराम से वाली बात कह सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इसी में आगे चलते हैं, इसी में बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखिए बेटा, मिरर इज कट, कि अगर मिरर को कट करें तो क्या होगा। चलिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास बेटा ऐसा कोई कॉन्केव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका पोल है। ठीक है, लेट्स से बड़ा यहाँ कहीं ना कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से बड़ा कुछ रेज आई ऐसे ऐसे, रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं गई, ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आई ऐसे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आई, बड़ा रेज यूं आई, ऐसे। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑफ कोर्स बड़ा आपकी इमेज। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि मिरर का कुछ पोर्शन हमने कट कर दिया, ऐसे मिरर का कुछ पोर्शन हमने कट कर दिया। अब जैसे हमने मिरर का कुछ पोर्शन कट कर दिया तो इमेज की पोजीशन पर क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। तो समझदार बच्चों ने तो आंसर बोलना स्टार्ट भी कर दिया होगा। वो कहेंगे देखो सर, अगर हमने ये इतना पोर्शन अगर मिरर का कट कर भी दिया, ये इतना पोर्शन अगर हमने मिरर का कट कर भी दिया, तो बाकी पोर्शन से तो जैसे रिफ्लेक्शन पहले हो रहा था वैसे ही अब होगा। बाकी मिरर से तो जैसे रिफ्लेक्शन पहले हो रहा था अब भी वैसा होगा। हाँ, ये फर्क जरूर पड़ेगा कि ये जो रे थी अब ये सीधी ही निकल जाएगी ऐसे, ये वाली जो रे थी बड़ा ये चलते 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 सीधी ही निकल जाएगी, सही बात है। लेकिन जो जितना हिस्सा बचा है उस बचे हुए हिस्से ने तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन वैसे ही किया है जैसे वो रिफ्लेक्शन पहले कर रहा था। तो अगर मैं मिरर का कोई हिस्सा अगर कट करता हूं तो इमेज की पोजीशन पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इमेज की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि पोल जहां पर पहले था पोल बेटा अब भी वहीं पर है। सर आपने तो ये कहा था कि मिरर की सरफेस का बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा, मिरर की सरफेस का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा वो पोल होगा। सर इस बार यहां पर तो सरफेस है ही नहीं बेटा, मैंने कहा था इन जनरल अक्सर इस तरह के स्पेशल केस में आप देख सकते हो कि पोल जो है बेटा आपका कहीं कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि पोल चल के यहाँ पहुँच गया या फिर यहाँ पहुँच गया या फिर यहाँ पहुँच गया या फिर यहाँ, जब बेटा जहाँ पर पोल पहले था पोल अब भी वहीं पर है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वहीं पर है, इमेज जहाँ पर है वहीं पर है। क्योंकि जितना मिरर का पोर्शन बचा है वो जैसे रिफ्लेक्शन के लॉस पहले लग रहे थे वैसे रिफ्लेक्शन लॉस अब लग रहे हैं। बाकी हिस्सा कटने से इनके रिफ्लेक्शन के लॉस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा और इस कारण से आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर इमेज इस तरह से बन जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इफ some portion
of mirror is cut, position of image will remain अनचेंज्ड। और अगर इमेज की पोजीशन बेटा वही रहेगी, इसके अलावा पोल भी वही रहेगा, पोल बेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये जरूर कह सकते हैं बच्चे कि सर कुछ रेज जो पहले रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच रही थी वो नहीं पहुंच रही, बल्कि वो रेज बीच में से निकल गई हैं, और वो निकल गई तो सर कम रिफ्लेक्टेड रेज पहुंचेंगी। तो सर ऐसा लग रहा है इमेज की इंटेंसिटी जरूर कम हुई है। हाँ बेटा, इमेज की इंटेंसिटी जरूर कम हुई है, उसकी ब्राइटनेस जरूर कम हुई है, लेकिन इमेज की पोजिशन तो वही रहेगी। तो आप ऐसा कह सकते हो intensity of image has decreased। इमेज की इंटेंसिटी बेटा घट गई है, और इस तरह से मिरर को कट करने से पोल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पोजीशन ऑफ पोल डिडंट चेंज। बड़ा पोल की पोजीशन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इस बात का यूज करके एक सवाल करते हैं। सवाल अगेन थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही है, सुनिएगा आराम से, इत्मीनान से। बेटा सिचुएशन ऐसी है कि ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, फोकल लेंथ बेटा अपने आप ही -10 सेंटीमीटर हो ही जाएगा, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट आपका पोल है, जिसे मैं एक बार के लिए P कह रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाले जो मिरर का जो हिस्सा है उसको मैं एक बार के लिए A बोल देता हूं, और सबसे नीचे वाले को मैं एक बार के लिए B बोल देता हूं। यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे O बोल दिया। ये बेटा यहां से 15 सेंटीमीटर दूर है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया कि ये जो मिरर था, ये जो बड़ा मिरर था, मैंने इसको यूं कट कर दिया ऐसे, दो इक्वल पार्ट्स में, ऊपर वाला AP पार्ट, नीचे वाला PB पार्ट। तो मैंने इस मिरर को यहां से, बेटा यहां से मिरर को यहां से ऐसे कट कर दिया इन 2 इक्वल पार्ट्स, ऊपर वाला AP और नीचे वाला PB, ऐसे पार्ट्स मैंने कट कर दिया। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हैं इस बात को। We cut the mirror along principal axis। बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस यूं थी तो उसके अलॉन्ग हमने ऐसे ऐसे कट कर दिया। ऊपर वाला पोर्शन AP हो गया, नीचे वाला PB हो गया। along principal axis into 2 equal halves, 2 इक्वल हाउस के अंदर हमने इसको कट कर दिया, ऊपर वाला AP और नीचे वाला PB। अब मेरा सवाल तुमसे ये, देखो पूरा मिरर था तो पोल ये था, अब मैंने मिरर को कट कर दिया ऐसे, तो क्या ये जो ऊपर वाला आधा मिरर है उसका पोल यहां पहुंच जाएगा क्या? हाँ बोलोगे ना सर, पोल तो सर वही रहना चाहिए, क्योंकि जो रेस जैसे पहले रिफ्लेक्ट कर रही थी अब भी वैसे रिफ्लेक्ट करेंगी। तो सर मिरर को कट करने से ऐसा नहीं कि ऊपर वाला आधा मिरर जो उसका पोल यहां पहुंच गया, नहीं सर, पोल अब भी यही रहेगा। इसी तरह से जो नीचे वाला मिरर था, अब ये अलग मिरर हो चुका है, नया मिरर आ चुका है, आपने एक ही मिरर के 2 टुकड़े कर दिए। ऊपर वाला जो मिरर है उसका पोल भी यही रहेगा और नीचे वाले मिरर का पोल भी यही रहेगा। सीधे शब्दों में कहूं तो ये रहा ऊपर वाला मिरर, इसका पोल अब भी ये रहा नीचे वाला मिरर, इसका पोल बेटा यही है। सर आपने तो लिखाया था कि पोल जो होता है वो मिरर के सरफेस के बिल्कुल बीचों बीच होता है। बेटा कहा था इन जनरल, अक्सर ऐसा होता है, ऐसे स्पेशल केस में कोई पोल की पोजीशन पर चेंज नहीं आएगा। अगर आप मिरर को इस तरह से कट करोगे तो पोल जहां था वहीं रहेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट, क्योंकि रिफ्लेक्शन जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड रेज पहले थी बेटा वैसी रिफ्लेक्टेड रेज अब है, तो कहाँ कोई फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है बेटा, अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है।
अब मैंने क्या किया कि ये जो एपी वाला पोर्शन था, ये जो ऊपर वाला एपी वाला पोर्शन था, इसको बिना रोटेट किए सीधा का सीधा ही प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी एक्चुअल थी उसके परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, और नीचे वाला जो पोर्शन पीबी था उसको बिना रोटेट किए जो हमारी एक्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस थी उसके परपेंडिकुलर में 1 मिलीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया। ये किया अपन ने काम। तो हमने क्या किया बेटा, portion AP is shifted by 1 millimeter upwards without rotating, and portion PB is shifted by 1 millimeter downwards विदाउट रोटेटिंग। इसको ऊपर शिफ्ट किया 1 मिलीमीटर, इसको शिफ्ट किया 1 मिलीमीटर नीचे। फाइंड सेपरेशन बिटवीन images formed by these two parts of mirror। इन दो अलग अलग पार्ट्स ने जो इमेजेस बनाई है उनके बीच का सेपरेशन हम लोगों को निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। नया डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। अभी बनाते हैं बेटा, अगले पेज पे बनाते हैं, अगले पेज पे बनाते हैं। तो आपके पास क्या हुआ बच्चे कि पहले वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस थी ना वो तो ऐसी थी, पहले वाली प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसी थी। अब आपने क्या किया कि ऊपर वाले मिरर को हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। पोल तो बड़ा अब भी यहीं पर है, और बड़ा पोल को अपने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। कितना? 1 मिलीमीटर शिफ्ट कर दिया। ये आपका ए वाला पॉइंट। पोल अगर ऊपर की तरफ 1 मिलीमीटर शिफ्ट हो गया है तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस ऊपर वाले पोर्शन की वो भी तो 1 मिलीमीटर शिफ्ट हो गई। ये लो बेटा, ये ऊपर वाले की प्रिंसिपल एक्सिस है। यही काम बेटा नीचे भी हुआ है। ये वाला पॉइंट P, बेटा नीचे वाला B। ये P तो कॉमन था ना। अगेन बेटा इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी इट विल लुक लाइक दिस। और सवाल के हिसाब से अगर देखें तो सवाल ने चीख चीख कर बोल रखी है ये वाली बात कि हमने इसको 1 मिलीमीटर शिफ्ट किया है ऊपर और इसे 1 मिलीमीटर शिफ्ट किया नीचे। तो दो नई नई प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है। लेकिन आपकी ऑब्जेक्ट बड़ा अब भी वहीं पड़ी है मेरे ख्याल से, यहां कहीं आपकी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर भी नहीं है और इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर नीचे है, ये बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर ऊपर है। ये डिस्टेंस सवाल के अंदर पहले से दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा मेरे ख्याल से 20 सेंटीमीटर दे रखा है। दोनों ही मिरर के लिए बड़ा इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है। इमेज कहाँ बनेगी अभी निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है v = uf/u - f। इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आएंगी इस तरफ, ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। u मतलब ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट मतलब बड़ा -15 कोऑर्डिनेट है। व्हाट इज फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10 + 10 - 10 -10 क्योंकि कॉनकेव है। That is -15 into -10 upon -5, ये बड़ा कैंसिल, दैट कम्स आउट टू -30 सेंटीमीटर। इमेज जो होगी बड़ा -30 से बनेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है क्योंकि बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं आ गई ना। अब तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगी। कहाँ पर होगी? उसके लिए मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए। बड़ा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का कुछ ना कुछ फॉर्मूला हुआ करता था, दैट वाज -v/u।
दैट इज माइनस ऑफ -30 अपॉन u दैट इज -15. मैग्निफिकेशन कम्स आउट -2. मैग्निफिकेशन -2 आया है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी बेटा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अगर 1 मिलीमीटर नीचे है तो इमेज जो होगी वो 2 मिलीमीटर ऊपर होगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहां कहीं. एंड इट शुड बी 2 मिलीमीटर. इट शुड बी 2 मिलीमीटर. रेज बेटा जानी भी ऐसी चीज, देखो कैसे रेज जानी चाहिए, ऐसे यूं रे जाएगी, यूं रे जाएगी, यूं रे जाएगी, बेटा पोल पे टकराएगी. प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव लाइक ऑफ कोर्स द नॉर्मल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रे जो है वो ऐसे आ जाएगी, यूं चलते चलते चलते, फिर है ना. इसी तरह से इस मिरर के लिए बेटा ये कहानी है, u का कोऑर्डिनेट है -15, v का कोऑर्डिनेट है -30, तो ऑब्जेक्ट अगर 1 मिलीमीटर ऊपर है तो इमेज बेटा 2 मिलीमीटर नीचे आएगी, लेकिन यहां नहीं, 30 पे बना देंगे. इसके लिए भी बेटा चाहो तो रे डायग्राम बना सकते हो, रेज आएंगी यूं और रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे, दिस विल बी I2, दिस विल बी 2 मिलीमीटर. ये डिस्टेंस बेटा हम सवाल में पहले से निकाल चुके हैं कि ये मेरे पास आएगी 30 सेंटीमीटर. मुझसे पूछा गया कि दोनों इमेजेस के बीच में सेपरेशन क्या होगा. दोनों इमेजेस के बीच में सेपरेशन होगा 2 मिलीमीटर, तो ये वाला 1 मिलीमीटर ये, 1 मिलीमीटर ये, 2 मिलीमीटर ये, 2 2 4 2 6. सेपरेशन बिटवीन एंड I1 एंड I2 कम्स आउट टू बी 6 मिलीमीटर. दोनों इमेजेस के बीच का सेपरेशन बेटा 6 मिलीमीटर है. आई नो दैट कि अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड का था, बट हमने बेटा बातें तो इसके अंदर खूब सारी सीखी होंगी. ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए बच्चों, एक छोटा सा काम और करते हैं. ठीक, सुनिएगा. दैट इज एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लो बेटा. ड्रॉ ग्राफ बिटवीन 1/v and 1/u for concave and convex mirror. दोनों मिरर्स के लिए बड़ा कैसे कैसे 1/u वर्सेस 1/v ग्राफ. v और u का जो ग्राफ है उसके लिए बड़ा हमें अच्छी खासी मैथमेटिक्स चाहिए, लेकिन 1/v और 1/u के ग्राफ के लिए कोई खास मैथमेटिक्स नहीं चाहिए. आराम से सुनिएगा बेटा कैसे ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा. लेट्स से बड़ा आपके पास मैं एक बार पहले ना कॉनकेव के लिए कर रहा हूँ, एक बार मैं कॉनकेव के लिए कर रहा हूँ. एंड लेट्स से एक्स एक्सिस जो है इस तरफ मैं 1/u लिख रहा हूँ और इस तरफ मैं 1/v लिख रहा हूँ. एक्स एक्सिस इज फॉर 1/u एंड वाई एक्सिस इज फॉर 1/v. ठीक है. वी नो दैट कि व्हाट इज द इक्वेशन. इक्वेशन इज लाइक दिस कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. 1/v वाई एक्सिस के अलोंग है, 1/u को आप x से रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज 1/f. मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू -x प्लस 1/f. इतनी मैथमेटिक्स तुम लोगों को आती है. y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, इट्स अ लीनियर इक्वेशन. ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन. और जो x का कोफिशिएंट है -1, ये तो हो गया स्लोप, मतलब नेगेटिव स्लोप आना चाहिए, नेगेटिव स्लोप आना चाहिए स्ट्रेट लाइन का, पहली बात. और ये जो 1/f है ये ऑफ कोर्स है आपका y इंटरसेप्ट. बड़ा क्या है, y इंटरसेप्ट. अब हम जानते हैं कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, तो ऑफ कोर्स 1/f भी नेगेटिव आएगी. और 1/f अगर नेगेटिव आएगी तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव आना चाहिए. तो स्ट्रेट लाइन बेटा कैसी बनाऊं, ऐसी बनाऊं
ये बेटा ऐसे बनाओ, तो आप बेटा घर से बैठ बैठ के चीख चीख के बोल रहे हो कि सर ऐसे तो बिल्कुल मत बनाओ, इसका वाई इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा। सर हमें तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने बात सुन ली आपकी। आप मुझे कह रहे हो कि सर ग्राफ बनाइए ऐसा। लो बेटा बना दिया। और तो और मेरे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर स्लोप जो है वो tan थीटा होता है, and we know that कि if this angle is theta we could easily say कि tan theta must be the slope and slope is -1, so theta comes out to be 135 degree। कॉनकेव के लिए ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब सुनना बेटा, इस ग्राफ से एक छोटी सी बात का हमें और आइडिया भी लग रहा है, अच्छा आइडिया भी लग रहा है। सुनना, ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो 1/v नेगेटिव भी हो सकता है, 1/v पॉजिटिव भी हो सकता है, 1/u भी अगर देखें तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये सारा का सारा जो ग्राफ है ना, ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। ये वाला ग्राफ हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 1/u पॉजिटिव है बेटा, 1/u पॉजिटिव मतलब u पॉजिटिव है, 1/v भी पॉजिटिव है मतलब बेटा v भी आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर जो है वो कभी भी u पॉजिटिव के लिए v पॉजिटिव नहीं बनाएगा। सर इस बात का अर्थ क्या है बताता हूं, पहले इस बात को कंफर्म करो कि बेटा ये वाला जो सारा सारा जो ग्राफ है वो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट में नहीं है जहां पर 1/u और 1/v दोनों पॉजिटिव है, मतलब u और v दोनों एक साथ पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर के लिए कभी भी u और v एक साथ पॉजिटिव नहीं होंगे। सर क्यों नहीं होंगे, अभी दिखा देता हूं। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई कॉनकेव मिरर, रेज आ रही है ऐसे, तो ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। मुझे u पॉजिटिव चाहिए बेटा, u पॉजिटिव चाहिए तो मतलब ऑब्जेक्ट यहां कहीं चाहिए। अरे यार ऑब्जेक्ट यहां कहीं कैसे हो सकती है? बच्चे बोले सर है हमारे पास आइडिया, रेज को भेज दो ऐसे, रेज को भेज दो ऐसे, रेज को भेज दो ऐसे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इस तरह की ऑब्जेक्ट को हम कुछ बोलते थे, दिस इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते बेटा इसको? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रेज पहले से ही कन्वर्ज हो रही है और यहां कहीं बेटा तुम्हारा कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, मैं बना दूं, यहां कहीं बेटा आपका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। बेटा ये नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया। रेज यूं आई, रिफ्लेक्शन के बाद रेज यूं जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद रेज यूं जाएंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज यूं जाएंगी तो इमेज बनेगा यहाँ पर। इमेज बना है सामने, मतलब बेटा v की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। v की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती, v की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती। v की वैल्यू पॉजिटिव अगर आ रही होती तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती। इसका मतलब हमारा जो कॉनकेव मिरर है, हमारा जो कन्वर्जिंग मिरर है, वो कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। बाकी हर तरह की इमेज बनाने कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं बनाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। इस बात को मैं एक तरीके से और समझ सकता हूं। रेज पहले से ही कन्वर्ज कर रही हैं और कन्वर्जिंग मिरर पर और गिर रही है, तो वो कन्वर्जिंग मिरर तो और कन्वर्ज कर देगा, और अगर और कन्वर्ज कर देगा तो पक्की बात है कि रेस पक्का कन्वर्ज होकर कहीं ना कहीं मिलेंगी, मीट करेंगी। ऐसे डाइवर्ज नहीं करेंगी। डाइवर्ज करती हैं रेस तब जाके आपकी इमेज बेटा बनती है वर्चुअल। तो इसका मतलब बेटा इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज ही बनेगी। कॉनकेव मिरर क्या नहीं बनाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, concave mirror will never form virtual image of virtual object। बाकी सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि हमारा जो कॉनकेव है वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बनाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या मना किया है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज को ही मना किया है, बस। बाकी तीनों चीजें वैलिड है। ठीक है बेटा, तो हमारा कॉनकेव मिरर पर तुम इस तरह से कन्वर्जिंग रेज डालोगे तभी तो ऑब्जेक्ट पीछे होगा, तभी तो बेटा यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। रेज पहले से कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मिरर पर और गिर गई, क्योंकि हमारे कॉनकेव मिरर का एक नाम और है बेटा, क्या? कन्वर्जिंग मिरर। तो जैसे बेटा रेज गिरी, कन्वर्ज हुई, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये तो हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी भी नहीं बनाएगा। फेयर इनफ। चलो बच्चों, अगले पेज पे छोटा सा काम और कर लेते हैं। सेकंड,
कॉन्वेक्स के लिए अभी कर देना। ये एक्स एक्सिस, ये बड़ा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो बड़ा मैंने 1/u की जगह लिखा है और वाई एक्सिस मैंने 1/v की जगह लिखा है। क्या फॉर्मूला मेरे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/f, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1/f। सारी कहानी बड़ा वही है, नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, बस कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। तो बड़ा 1/f भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर 1/f पॉजिटिव आएगा तो y इंटरसेप्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। बड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि सर ग्राफ बनाओ ऐसा ऐसा कि नेगेटिव तो स्लोप हो लेकिन इसका जो y इंटरसेप्ट हो बड़ा वो आपका पॉजिटिव। और तो और आप कह सकते हो कि सर ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 135, क्योंकि tan 135 इज -1, दैट इज द स्लोप। ये हमारे कॉन्वेक्स का ग्राफ है। कॉन्वेक्स में 1/u और 1/v के बीच में कोई ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ऐसा आपको ग्राफ नजर आएगा। अगेन बेटा कॉन्वेक्स मिरर इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर भी है, इस वाले क्वाड्रेंट में भी है, इस वाले क्वाड्रेंट में भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं, इस क्वाड्रेंट में नहीं है। इस क्वाड्रेंट में आखिर है क्या, इस क्वाड्रेंट में 1/u भी नेगेटिव है, 1/v भी नेगेटिव है, मतलब यहां पर u की वैल्यू भी नेगेटिव है और v की वैल्यू भी नेगेटिव है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए कभी भी u और v एक साथ नेगेटिव नहीं होंगे। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कभी भी u और v एक साथ नेगेटिव नहीं होंगे। बाकी तो सब हो सकते हैं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन u और v एक साथ नेगेटिव नहीं होंगे। सर क्यों नहीं होंगे, मुझे करके दिखाओ, चलो करके देख लेते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, रेज आ रही है ऐसे, तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। मुझे u नेगेटिव रखना है तो मैंने ऑब्जेक्ट रख दी यहां पे। इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज आई ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे। रेज पहले से ही डाइवर्जिंग है, चलो ठीक है बेटा, मैंने नॉर्मल बना दिया ऐसे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से होगा। रेज आई ऐसे, रेज जाएंगी ऐसे, रेज जाएंगी ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेज पहले से ही डाइवर्ज कर रही थी, डाइवर्जिंग मिरर पर और गिर गई तो और डाइवर्ज हो गई। तो क्या ये डाइवर्जिंग रेज कहीं मीट कर पाएंगे, ना 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 ना। तो क्या करूं, पीछे की तरफ एक्सटेंड, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो ये आ गई इमेज। लेकिन इमेज तो किस तरफ आई है, प्लस में आई है। मतलब मैं जब जब u की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो कभी भी बड़ा v की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, v की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनेगी। कौन नहीं बनाएगा रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव क्या नहीं बना रहा था, कॉनकेव नहीं बना रहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स मिरर क्या नहीं बना रहा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। तो आप कह सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर will never form a real image of real object। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएगा, बाकी सब बनाएगा। बाकी सब बड़ा कौन से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ना ही सिर्फ किस पे है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। ये तीनों बड़े आराम से पॉसिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। हम तो जानते ही हैं कि बेटा इसने रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाई थी, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाई थी, और मिरर के पीछे दिखता था, छोटी इमेज दिखती थी, इरेक्ट दिखती थी, और इसके कारण ही तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को कैसे यूज करते थे, लाइक ए रियर व्यू मिरर। रियर पीछे देखने वाला मिरर, याद है ना, गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ही तो हम यूज करते हैं। पल्ले पड़ गया वो बेटा, ठीक है, आगे चल।